नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका सेक्शनल टेस्ट 1 है और इस टेस्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पायनियर न्यूज़पेपर, पायनियर समाचार पत्र, कवि वचन सुधा समाचार पत्र, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या भविष्य समाचार पत्र। तो ध्यान रखिएगा, पायनियर, इंडिपेंडेंट और भविष्य ये तीनों ही प्रयागराज जिले से ही प्रकाशित हुए थे, लेकिन जो आपका कवि वचन सुधा न्यूज़पेपर है ये आपका वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, वाराणसी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था। पहला पार्ट है क्वेश्चन का और दूसरा पार्ट है इसी में, उदंत मार्टन समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो पहला है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा, प्रताप समाचार पत्र। वहीं पर जो उदंत मार्तंड न्यूज़पेपर है ये आपका जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था और ये दोनों ही न्यूज़पेपर, ध्यान रखिएगा, कानपुर से प्रकाशित हुए थे। कानपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला यहाँ पर दिया गया है स्वदेश समाचार पत्र, दूसरा है अभ्युदय समाचार पत्र, तीसरा है कर्मयोगी और चौथा है हिंदी केसरी। ठीक है, तो स्वदेश जो है आपका, ध्यान रखिएगा, 1919 में प्रकाशित हुआ था। अभ्युदय जो है ये आपका 1907 में प्रकाशित हुआ था। वहीं पर अगर कर्मयोगी की बात करें तो ये आपका 1908 में प्रकाशित हुआ था और जो हिंदी केसरी समाचार पत्र है ये आपका 1914 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से आप देखिए क्रोनोलॉजी में जब आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान है, सही सुमेलित है। पहला, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसको बनाया कब गया था तो 1975 में बनाया गया था, फाउंडेड इन 1975। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है हमारा। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि 1976 में फाउंड हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका सन 2000 में स्टेब्लिश किया गया था। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और लिखा हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपकी 1998 में ना बन के कब फाउंड हुई थी, 1989 में, ध्यान रखिएगा 1989 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो ये आपकी लखनऊ में मौजूद है, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है, 2014 में गठित की गई थी। और कहाँ पर मौजूद है तो आप सभी गेस कर सकते हैं इजिली, झांसी से। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये आपका अमेठी में है और ये 2017 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इनकरेक्ट ऑप्शन का, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा है केंद्रीय उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में ही आपको बात करनी है यहाँ पर, क्योंकि पूरा पेपर ही डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखा है 6 हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज 31 है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। वेटरनिटी यूनिवर्सिटीज लिखे हुए हैं 2, ध्यान रखिएगा, जो वेटरनिटी यूनिवर्सिटी वो केवल 1 है।
ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो एक वेटरनिटी यूनिवर्सिटी या फिर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटीज, तो ये आपकी 4 हैं, तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगर सी वाले ऑप्शन की हम बात करें तो ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर आप कह सकते हैं 50% से कम हो, और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चयनित किया गया है, तो टोटल 70 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो 50 और 70 का जोड़ा आपको सर्च करना है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस पुरस्कार में सबसे कम राशि दी जाती है, तो पहला लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास अवार्ड, तो आप कह सकते हैं इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 2.5 लाख रुपए की है, ठीक है। उसके बाद फिराक गोरखपुरी जो सम्मान है, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए के आसपास है, 1 लाख रुपए है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान में आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान में 2 लाख रुपए। तो आप देखिए सबसे कम आपकी फिराक गोरखपुरी सम्मान में है राशि, और आपसे सबसे कम राशि वाली ही अवार्ड के बारे में जानकारी पूछी जा रही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कुछ पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, नीचे दिए गए इसे संबंधित विषम विकल्प का चयन करना है, ध्यान रखिएगा विषम विकल्प यानी गलत विकल्प का आपको चयन करना है, ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। तो पहला लिखा हुआ है लोहिया साहित्य सम्मान, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे अवार्ड आपके उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वो 4 लाख रुपए है, जो कि बिल्कुल सही है। हिंदी गौरव सम्मान में भी 4 लाख रुपए दिया जाता है। भारत भारती सम्मान में ध्यान रखिएगा 4 लाख रुपए नहीं दिया जाता है, टोटल 5 लाख की धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी साहित्य सम्मान में भी 4 लाख रुपए पुरस्कृत किए जाते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष 3 गन्ना उत्पादक जिलों में शामिल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के 3 शीर्ष गन्ना उत्पादक जिले आपको पता होना चाहिए, टॉप 3 शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का उत्पादन किया जाता है वो आपका शामली में किया जाता है, ठीक है, शामली में। और आप कह सकते हैं क्विंटल पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 990.64 क्विंटल पर हेक्टेयर गन्ना निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मेरठ है, मेरठ में भी आपका 910 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास गन्ना का उत्पादन किया जाता है प्रति वर्ष। मुजफ्फरनगर की हम बात करें, मुजफ्फरनगर में आपका 907.64 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो आप देखिए शामली भी लिस्ट में है, मेरठ भी और मुजफ्फरनगर भी है, टॉप 3 यही हैं ABC। अब आपसे बात किया जा रहा है कि कौन सा टॉप 3 में शामिल नहीं है, तो देखिए बरेली इसमें शामिल नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है, टॉप 3 आप कह सकते हैं, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन, इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए टॉप 3 मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के। तो आइए हम 5 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं क्रोनोलॉजी के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो वो है आपकी इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आपका नंबर आता है मुरादाबाद का, फिर आपका आ जाता है गाजियाबाद, आजमगढ़, और 5वें नंबर पे है आपका लखनऊ। तो टॉप 3 में तो आपके इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद ही हैं। तो इलाहाबाद भी है, मुरादाबाद भी है, गाजियाबाद भी है। देखिए टॉप 3 में लखनऊ नहीं है, लखनऊ 5वें स्थान पर है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला पार्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले आप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं शीर्ष 5 जिले कौन से हैं। सबसे कम जनसंख्या है आपकी महोबा की, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में महोबा डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। उसके बाद आपका नंबर आता है चित्रकूट का, चित्रकूट के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आपका श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद है आपका ललितपुर। तो टॉप
3 आप देखेंगे महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर ही हैं। ललितपुर आपका 5वें नंबर पे है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला टच करता है, वो है सोनभद्र। झारखंड को भी केवल सोनभद्र ही टच करता है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसको केवल सहारनपुर टच करता है, सहारनपुर। अब अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को 2 जिले टच करते हैं, एक है आपका आगरा और एक है मथुरा। तो आगरा और मथुरा ये दो जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो सी वाला ऑप्शन देखिए हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनमें से किस राज्य को एक से अधिक जिला टच करता है उत्तर प्रदेश का। तो राजस्थान को आगरा और मथुरा 2 जिले टच करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ध्यान रखिएगा आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्पर्श नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। तो टोटल ध्यान रखिएगा 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो 7 जिले कौन से हैं? तो एक आपका है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद है देवरिया, देवरिया के बाद है आपका बलिया, बलिया के बाद आ जाएगा गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका महाराजगंज, महाराजगंज के बाद आपका आ जाएगा चंदौली, चंदौली के बाद सोनभद्र। तो ये टोटल 7 जिले हैं जो आप कह सकते हैं कि बिहार की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो आप इस लिस्ट में देखेंगे तो ललितपुर कहीं भी नहीं मिलेगा, डी वाला ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जिला है सोनभद्र, ध्यान रखिएगा टोटल 4 स्टेट्स को टच करता है, 4 स्टेट्स को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सा इसमें स्टेट नहीं लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है। एक है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये टोटल 4 स्टेट्स हैं जिनसे सोनभद्र का बाउंड्री टच होता है। अब देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी राजस्थान शामिल नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक संकेतक प्राप्त शिल्पों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हस्त निर्मित कालीन जो है, हैंडमेड कारपेट, ध्यान रखिएगा ये भदोही का है। यहाँ बेसिकली बात की जा रही है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, जो जीआई टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश में जिलों को। अगर आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला भी लिस्ट याद है तो भी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हैंडमेड कारपेट्स हैं, हस्त निर्मित कालीन, ये भदोही को आप कह सकते हैं जीआई टैग मिला हुआ है, भदोही का जीआई टैग है ये हैंडमेड कारपेट्स। वहीं पर अगर पॉटरी की हम बात करेंगे, मृदभांड की, तो मृदभांड आप खुर्जा जो जिला है ना, वहाँ पर जीआई टैग है। हैंडमेड कारपेट्स देखिए 2 बार आया है क्योंकि 2 जगह का है ये। तो एक तो मिर्जापुर में भी हैंडमेड कारपेट्स आप कह सकते हैं कि एक जीआई टैग है, और भदोही में भी है। ब्लैक पॉटरी, काले मृदभांड जो है, ध्यान रखिएगा ये निजामाबाद के जीआई टैग है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी जीआई टैग की बात की जा रही है। तो गाजीपुर का जो जीआई टैग है, ध्यान रखिए गाजीपुर में वॉल हैंगिंग शिल्पकारी या वॉल हैंगिंग आप कह सकते हैं एयर क्राफ्ट्समैनशिप जो है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गोरखपुर में लिखा हुआ है गुलाबी मीनाकारी शिल्पकारी, तो गुलाबी मीनाकारी शिल्पकारी आपका गोरखपुर का नहीं है, ये आपका वाराणसी का है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले में स्थित कहूम मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था। यहाँ से 5 जैन तीर्थकारों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जो आप ध्यान रखिएगा, जो टेम्पल ऑफ कहूम है या कहूम का जो मंदिर है, स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था, ये आपका देवरिया में मौजूद है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवरिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18,
किस राज्य में दशावतार मंदिर स्थित है? किस जिले में दशावतार मंदिर स्थित है, सॉरी। तो आपका जो ललितपुर जिला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका दशावतार टेम्पल मौजूद है। ठीक है, और दशावतार मंदिर आप कह सकते हैं उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण कराया गया था। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। इनकरेक्ट ऑप्शन का गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भगवान बुद्ध या बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा है अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अमरावती स्कूल्स के द्वारा नहीं, बल्कि गांधारा जो शैली है, गांधारा स्कूल जो है, उसमें जो भगवान बुद्ध हैं उनको प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है यही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना था। तो यहाँ पर गांधारा होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गलत विकल्प का ही आपको दोबारा से चयन करना है। आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जो कि एक आपका हड़प्पन साइट है। आलमगीरपुर में मकान बनाने के लिए दो प्रकार की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। 2 टाइप्स ऑफ बेक ब्रिक्स वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन आलमगीरपुर, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बड़े आकार की ईंट जो थी वो लगभग 25 सेंटीमीटर और छोटे आकार की ईंट लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती थी। तो देखिए यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सी वाला। क्यों? क्योंकि जो बड़े आकार की ईंट थी वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती थी, ध्यान रखिएगा, और जो छोटे आकार की ईंटें थी वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती थी। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला, और वो लिखा हुआ है मेरठ। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैच्यूरी टाउन्स, तो आपका बदायूं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बदायूं। उसके बाद है इसी में न्यूनतम वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाला जो जिला है वो श्रावस्ती लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, और हमें सही विकल्प का ही चयन करना था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेंसस टाउन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाराणसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक झुग्गी निवासियों वाला जो जिला है, हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। मलिक उस शर्क की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? पहला पार्ट है क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट है कि ख्वाजा जहां ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपना स्वतंत्र शर्की राजवंश स्थापित किया था? तो जो मलिक उस शर्क की उपाधि है, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा जहां की है। ठीक है, और ख्वाजा जहां ने आप कह सकते हैं जौनपुर जिले में शर्की राजवंश स्थापित किया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बाबर ने ज्यामिति पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब कराया था, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है? इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? ठीक है, 3 क्वेश्चन देखिए इसमें शामिल है। सबसे पहले कि बाबर ने गार्डन ज्योमेट्रिकल मेथड्स पे गार्डन जो है आरामबाग, उसको कब बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा 1528 ईस्वी में। उसके बाद है कि कहाँ पर कराया गया था इसका निर्माण, तो ये हो जाएगा आपका आगरा। तो हिसाब से देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने आगरा में ज्योमेट्रिकल मेथड्स का यूज करके आराम बाग का एक निर्माण करा था, जो कि एक गार्डन था। ठीक है, 1528 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 24। किस मुगल शासक के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो बाबर के ही शासनकाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण मियाँ मीर बाकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मियाँ मीर जो बाकी हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो हिसाब से आप देखिए जो बी ऑप्शन हमारा ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर ने किस मस्जिद से दीन-ए इलाही की घोषणा की थी? तो सबसे पहले दीन-ए इलाही की घोषणा अकबर ने कब की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1582, ध्यान रखिएगा, 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही की घोषणा की थी। और किस मस्जिद से की थी? तो आप कह सकते हैं कि अकबर ने जामा मस्जिद से 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की या दीन-ए इलाही की
घोषणा की थी। इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि अकबर ने अपने प्रिय डैश की स्मृति में हिरन मीनार बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हिरन था वो अकबर के एक हाथी का नाम था, ठीक है। तो उसी की मेमोरी में अकबर ने हिरन मीनार बनवाया था। तो यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ क्रांतिकारी है और दूसरा है वह स्थान जहां पर उन्हें फांसी दी गई थी, द प्लेस वेयर दे एग्जीक्यूटेड। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी सारे ऑप्शंस में गलत क्या है ये भी देख लेते हैं। अशफाकुल्ला खान को जो फांसी हुई थी वो फैजाबाद में हुई थी, राजेंद्र लहड़ी को जो फांसी हुई थी गोंडा में हुई थी, और रोशन सिंह को प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज और स्पेसिफिकली आप बोल दीजिए तो नैनी, ठीक है, प्रयागराज नैनी में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सर्वदलीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट विद द नेहरू रिपोर्ट इन अगस्त 1928। तो कहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस? तो ध्यान रखिएगा ये ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था आपका लखनऊ में, ठीक है, 1928 में। अब आपसे पूछा रहा है कि कौन इससे डिसएग्री कर रहा था। नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 का, इससे डिसएग्री कौन कर रहा था, किसने अपनी असहमति व्यक्त की थी? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। जो सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पर देखिए लखनऊ, और यहाँ पर ए और बी जो दोनों लिखा हुआ है इसको काट करके यहाँ पर आपको यहाँ पर होना चाहिए था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो आपकी लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में किसने अपनी असहमति दिखाई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रति? तो वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। सी ऑप्शन हमारा तब करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बोथ ए एंड बी की जगह पे मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहाँ के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत हो गया था? तो ध्यान रखिएगा जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था 8 अगस्त 1942 को, इसको अप्रूव किया गया था कांग्रेस सेशन में, और ये कांग्रेस सेशन आपका ग्वालियर टैंक बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर इसी सम्मेलन में आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने वो फेमस स्लोगन दिया था डू और डाई वाला, करो या मरो का। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया था? तो जाहिर सी बात है 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा उसी में ये रिसेंटमेंट दिखाया गया होगा अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का पार्टीशन था आपका 1905 में हुआ था, और 1905 में बंगाल के पार्टीशन के दौरान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो आपका बनारस सेशन हुआ था, ठीक है। तो 1905 का बनारस सेशन, और इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके गोखले, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है कि जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था इन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इसी सेशन में आप कह सकते हैं कि जो गरम दल और नरम दल के बीच में एक मतभेद था वो भी खत्म हुआ था। तो 1916 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और वो अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो वो लखनऊ में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप 3 हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वाले जिले कौन से हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले टॉप 3 हाईएस्ट अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की जाएगी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिलों की अगर बात करें तो सबसे ऊपर आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका है गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका आ जाता है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका है बहराइच, और बहराइच के बाद है आपका बलरामपुर। तो ये हैं आप कह सकते हैं टॉप 5 की लिस्ट है डिकेडल हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट के केस में। तो आप देखिए इस लिस्ट में टॉप 3 में बहराइच नहीं है, बहराइच आपका टॉप 4 में है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। तो अगर टॉप 3 लोएस्ट इंडिकेटर ग्रोथ रेट की हम बात करें तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा कानपुर नगर। कानपुर नगर से भी कानपुर नगर का सबसे कम है दशकीय वृद्धि दर। उससे ज़्यादा है आपका हमीरपुर, हमीरपुर से ज़्यादा है बागपत, बागपत से ज़्यादा है आपका फतेहपुर और फतेहपुर से है देवरिया। तो ये आप कह सकते हैं नीचे से टॉप फाइव की लिस्ट है, ठीक है, या बिलो 5 की लिस्ट है ये। तो इस लिस्ट में आप देखिए कहीं पर भी फतेहपुर नहीं आ रहा है टॉप 3 में, या नीचे से 3 में फतेहपुर नहीं आ रहा है। नीचे से 3 में कौन है? एक आपका कानपुर नगर है, एक आपका हमीरपुर है और एक बागपत है, ठीक है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। रोमेश चंद्र दत्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा, रोमेश चंद्र दत्त को अगर हम देखें तो जो आपका लखनऊ सेशन हुआ था 1899 का, 1899 का जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें रोमेश चंद्र दत्त को, आरसी दत्त को आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट क्वेश्चन का कि सर विलियम वेडरबर्न को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सर विलियम वेडरबर्न जो थे ये आपके 1910 के इलाहाबाद जो सेशन हुआ था आपका, उसी 1910 का इलाहाबाद सेशन, इसमें ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इलाहाबाद में और भी एक सेशन हुआ था, जैसे 1892 का सेशन हुआ था आपका इलाहाबाद का, तो उसमें आपके WC बनर्जी चुने गए थे अध्यक्ष के रूप में। वहीं पर 1888 का भी इलाहाबाद का एक सेशन हुआ था जिसमें आपके जॉर्ज यूले चुने गए थे, है ना। 1885 को आप कह सकते हैं कांग्रेस का गठन हुआ। 85 के बाद 86, 87 दो सेशन की जस्ट बाद 1888 में जॉर्ज यूले को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर विलियम वेडरबर्न को कब इलेक्ट किया गया था? तो ये भी इलाहाबाद सेशन में ही इलेक्ट हुए थे, लेकिन 1910 के इलाहाबाद सेशन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तरफ सेंटर का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इंडियन लीडर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मथुरा का जो लीडरशिप था वो देवी सिंह ने किया था 1857 ईस्वी की क्रांति में। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है और करेक्ट का ही चयन करना था, तो यही हमारा उत्तर जाएगा। बाकी ऑप्शंस में क्या गलत है ये भी देख लेते हैं। तो फतेहाबाद सेंटर का जो लीडरशिप था वो अजीमुल्ला के हाथ में था। वहीं पर अगर जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, और गोरखपुर में आप कह सकते हैं गजाधर सिंह, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं है 1857 ईस्वी के रिवोल्ट के रिस्पेक्ट में? तो पहला है लखनऊ सेंटर और दूसरी तरफ लीडर का नाम दिया ब्रिजेश कादिर, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फर्रुखाबाद का जो नेतृत्व था वो मौलवी लियाकत अली ने किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। मौलवी लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी वाला ही गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था। बाकी फैजाबाद का जो नेतृत्व था वो आपका मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और बरेली की जो लीडरशिप थी वो खान बहादुर खान के हाथ में थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द अशोकाज एडिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित अशोका के जो शिलालेख हैं उनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो अरौरा कहाँ पर है? तो अरौरा आपका मिर्जापुर में है, ध्यान रखिएगा। अरौरा में आपका जो शिलालेख है वो एक माइनर रॉक एडिक्ट या लघु शिलालेख है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ था कि मेरठ में आपका वृहद स्तंभ लेख लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। मेरठ में आपका एक मेजर पिलर एडिक्ट था। प्रयाग की अगर हम बात करें तो प्रयाग में ध्यान रखिएगा माइनर पिलर एडिक्ट ना होकर के यहाँ पर मेजर या वृहद स्तंभ लेख मिलता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। बाकी सारनाथ में आपका लघु स्तंभ लेख है, और एक और आप लोग इसमें देखिए लिखा हुआ है कौशाम्बी। कौशाम्बी में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी लघु स्तंभ लेख है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्राचीन भारत में
उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के रिस्पेक्ट में बात लिखी हुई है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी का नाम लिखा है। तो काशी जो कैपिटल थी वो वाराणसी की थी, कोसल की जो कैपिटल थी श्रावस्ती थी, और वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। बाकी सूरसेन की जो कैपिटल थी वो मथुराई थी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ आपकी राजधानी लिखी हुई है। तो जो मल्ला महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनारा। ध्यान रखिएगा, मल्ला महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा या आप कह सकते हैं पावा। ठीक है, पावा नाम भी होगा, अगर यहां दिया होता तो वो भी सही होता। जो कुरु प्रदेश था उसकी, या महाजनपद था, उसकी जो राजधानी थी वो काम्पिल्य नहीं थी। ध्यान रखिएगा, काम्पिल्य जो कैपिटल थी वो पांचाल की थी। ठीक है, पांचाल की दो कैपिटल थी, एक ऐक्षत्र और एक काम्पिल्य। ठीक है, कुरु वाला हमारा गलत है। कुरु की जो कैपिटल थी वो इंद्रप्रस्थ थी। ध्यान रखिएगा, काम्पिल्य नहीं थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत विकल्प का चयन करना था। बाकी चेदी डायनेस्टी की जो कैपिटल थी आप कह सकते हैं शुक्तिमती, या चेदी जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी शुक्तिमती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणतंत्र राज्य, तो गणराज्य आप कह लीजिए इसको। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे, ध्यान रखिएगा, ये किस क्षेत्र से, वर्तमान के किस क्षेत्र में ये बिलोंग करते थे? तो हम कह सकते हैं कि शाक्य ऑफ कपिला वस्तु बिलोंग करते थे सिद्धार्थ नगर रीजन से, ना कि सोनभद्र। ये गलत लिखा हुआ है, सिद्धार्थ नगर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ही गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपको गलत विकल्प का चयन करना था। बाकी पिपलिवन के जो मुरिये थे ये आपके गोरखपुर रीजन से रिलेट करते थे। मल्ला ऑफ पावा आपके फाजिल नगर रीजन से थे, और जो आपका समसुमारगिरी के मग्ग थे वो आपके मिर्जापुर क्षेत्र के थे। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ये वाला गलत है, हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। सर्वाधिक पूर्वी जिला, मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा बलिया। सर्वाधिक पूर्वी जिला आपका बलिया है। सर्वाधिक अगर पश्चिमी जिले की बात की जाए तो ये आपका शामली है। सर्वाधिक उत्तरी जिला आपका, सर्वाधिक मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है सहारनपुर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक दक्षिणी जिला की अगर बात की जाएगी तो ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का वो है बलिया। मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वो है शामली। मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आपका सहारनपुरी है, और मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आपका अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाएगी तो वो आपका हो जाएगा सोनभद्र। अगर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी पूर्वी जिले की तो ये आपका बलिया हो जाएगा, और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या पश्चिमी जिले की बात की जाएगी तो वो आपका शामली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर तक की है, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा, 240 किलोमीटर की है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाएगी, ये वाली लेंथ, तो ये आपकी है 650, और अगर ये ब्रेथ की बात की जाएगी चौड़ाई की, तो ये है लगभग 250 या 240 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी फोर्थ आप कह सकते हैं प्लेस पर है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो डिस्ट्रिक्ट डजंट कम अंडर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम लोग 5 देख लेते हैं, टॉप 5 मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जिलों को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे अगर बात किया जाए तो आपका आ जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद है वाराणसी, वाराणसी के बाद है लखनऊ, लखनऊ के बाद आपका आ जाएगा संत रविदास नगर। ठीक है, संत रविदास नगर के बाद आपका कानपुर आ जाएगा। तो ये टॉप 5 है मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। अब इस लिस्ट में आप देखिए टॉप 3 में आपका संत रविदास नगर नहीं आ रहा है। संत रविदास नगर आपका लखनऊ के बाद चौथे स्थान पर आ रहा है, तो मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। तो जो टॉप 3 मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम लोग ये 5 को देख लेते हैं, टॉप 5 मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी ललितपुर की है।
ललितपुर से ज्यादा आपकी है सोनभद्र की, सोनभद्र से ज्यादा है हमीरपुर, और हमीरपुर से ज्यादा है महोबा, महोबा ज्यादा है चित्रकूट। ठीक है, तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। अब इसमें देखिए जो टॉप 3 हैं वो तो यही होंगे ना, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो इस लिस्ट में आप देखिए महोबा नहीं आ रहा है, महोबा आपका चौथे स्थान पर है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। मंडलों की संख्या, अब उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, क्योंकि यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है तो ये अंडरस्टूड है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। अगर डिवीजन्स की बात किया है, टोटल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। तहसीलों की संख्या टोटल ध्यान रखिएगा 350 है, 300 नहीं है, 350 है। ठीक है, तो बी वाला हमारा गलत है, गलत विकल्प का चयन करना था, तो बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, टोटल 8 तहसील है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन कमीशंस को व्यवस्थित करना है इनके बनने के आधार पर। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपका उत्तर प्रदेश की अगर बात की है तो 2002 में बना था। राज्य सूचना आयोग स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आपका 2005 में बना था। ठीक है, जब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात की जाए तो ये 2004 में बना था। और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये 2013 में बनाया गया था। तो इस तरह से अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहां पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, ध्यान रखिएगा, 9 मार्च 1993 में बनाया गया था, 9 मार्च 1993। ठीक है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग आपका 1994 में बना था, 1994 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 2013 में बना था। क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो 1 2 3 बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड की सीमा को नहीं छूता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उस पर उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट या कितने जिले टच होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टोटल 7 जिले कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है आपका सहारनपुर। ठीक है, जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश का। अगर उसके बाद अगर आप बात करें तो आ जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद आपका नंबर आ जाता है बिजनौर का, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये टोटल 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो अभी इस लिस्ट में आप देखिए महोबा कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था? सॉलिड ब्रिक्स मेड अप ऑफ मोर्टार वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन हुलास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, सहारनपुर की। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो स्वतंत्रता से पहले, अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात की जाए, तो जो लास्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो आपका मेरठ सेशन था 1946 का। 1946 का मेरठ सेशन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, 1946 का मेरठ सेशन, इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी ने। ठीक है, तो आचार्य कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू हैड बीन इलेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं इसी एक क्वेश्चन से। पहला कि इंडिया का फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी सरोजिनी नायडू। उसके बाद इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लिस्ट में आप देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। गलत विकल्प या इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1 नवंबर 1956। ध्यान रखिएगा, 1958 नहीं होगा, 1956 होगा। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो बी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे विभाजित करके आपका उत्तराखंड बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है
जोगनी फोल्क डांस, ठीक है, जोगनी लोक नृत्य या पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सही का ही चयन करना था। अब समझ जाइए कि बाकी ऑप्शन गलत होंगे, तो उसमें अब हमें ये देखना है कि गलत क्या है। तो डेढ़िया लोक नृत्य जो है यह नृत्य भगवान राम के लंका से लौटने के उपलक्ष्य में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर कलाबाजी लोक नृत्य की बात करें तो नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोरबाज वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है, ठीक है। तो दोनों उल्टे इनवर्स लिखे हुए हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारा उत्तर जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 शीर्ष जिलों में नहीं आता है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो शीर्ष 3 जिले हैं, टॉप 3 हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो हम लोग ये देख लेते हैं 5 वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जो नगरीय पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कहां पर है? ये आपका गाजियाबाद में है। उसके बाद आपका आ जाता है लखनऊ, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आपका आ जाता है कानपुर सिटी, और कानपुर सिटी के बाद आगरा, आगरा के बाद आपका मेरठ, ठीक है। तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर सिटी, आगरा और मेरठ, ये आपके टॉप 5 हैं हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो अब देखिए इस लिस्ट में टॉप 3 में क्या नहीं है, तो मेरठ आपका देखिए 5वें नंबर पे है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। अब इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कौन सा जिला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। तो नीचे से जो टॉप 3 हैं उनको आइए देख लेते हैं अर्बन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो पहला है आपका इसमें जो सबसे कम है अर्बन पॉपुलेशन जहां पर, वो है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जो दूसरा सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन के मामले में वो है आपका चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद संत कबीर नगर और संत कबीर नगर के बाद महाराजगंज। तो ये हैं आप कह सकते हैं नीचे से 5 वो जिले जिनमें जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। सबसे कम आपका श्रावस्ती में है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए संत कबीर नगर टॉप 3 में नहीं है, बल्कि संत कबीर नगर आपका 4थे नंबर पे है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। एक तरफ कलाकार हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र, किस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं। तो जो लच्छू महाराज हैं ये आपके कथक नर्तक थे, ठीक है। अगर बिरजू महाराज की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एक कथक डांसर थे। उसके बाद अगर पंडित सखाराम की बात की जाए तो पंडित सखाराम एसोसिएटेड थे, पखवाज प्लेयर थे ये, है ना। पखवाज वाद्य यंत्र जो है उसको बजाया करते थे पंडित सखाराम। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा उत्तर जाएगा। बाकी शंभू महाराज आपके एक कथक डांसर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अब यहाँ पर आपको करेक्ट ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है। एक तरफ कलाकार है, दूसरी तरफ एसोसिएटेड एरिया है या क्षेत्र है या फील्ड है। तो किशन महाराज, ध्यान रखिएगा, ये तबला वादक थे, तबला प्लेयर थे, ठीक है। तबला बजाते थे किशन से, तो किशन महाराज का तबला वादक हो गया। पंडित रविशंकर, ध्यान रखिएगा, ये एक सितार प्लेयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। नलिनी और कमलिनी आपके कथक डांसर्स के नाम है, ठीक है। मुश्ताक अली खान, ध्यान रखिएगा, ये एक सितार प्लेयर थे, यही वाला हमारा करेक्टली मैच्ड है और आपको सही कहीं ढूंढना था यहाँ पर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 2 प्रसिद्ध गायक गायिका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर गायक और गायिकाओं का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एक नाम होगा आपका भीमसेन जोशी और दूसरा होगा गंगाबाई हंगल, ठीक है। तो भीमसेन जोशी की बात हो रही है, भीमसेन जोशी और गंगाबाई हंगल। तो इन दो आप कह सकते हैं गायक गायिकाओं की बात हो रही है जो कि ख्याल घराने से संबंध रखते हैं, या आप कह सकते हैं ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग करते हैं ये लोग। तो ये किस घराने से रिलेट करते हैं? तो इनका घराना था किराना घराना, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपके भीमसेन जोशी और गंगाबाई हंगल थे, ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। ये ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग करते थे, मतलब ख्याल गाने गायन शैली थी इनकी, और ये दो बहुत प्रसिद्ध सिंगर्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54। कौन लखनऊ घराने से संबंध नहीं रखता है? तो लखनऊ घराने से कुछ लोग संबंध रखते हैं, जैसे अगर बेगम अख्तर की बात की जाए तो ये आपके लखनऊ घराने से हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद, ध्यान रखिएगा, पंडित अयोध्या प्रसाद ये एक पखवाज प्लेयर थे, पखवाज बजाते थे, ये भी आपके लखनऊ घराने से ही संबंध रखते हैं। और गिरिजा देवी की अगर बात की जाए तो गिरिजा देवी आपकी बनारस घराने से हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी बनारस घराने से हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसी में कि कौन बनारस घराने से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए सादिक अली भी लखनऊ घराने से हैं, ठीक है, ये बनारस घराने से संबंध नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी बिस्मिल्लाह खान और पागलदास ये दोनों लोग भी बनारस घराने से ही संबंध रखते हैं। जो पागलदास हैं ये आपके पखवाज प्लेयर थे, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने गिरजा देवी के बारे में पढ़ा, गिरजा देवी जो कि बनारस घराने से हैं, ये एक
ठुमरी सिंगिंग करती थी, ठुमरी सिंगर थी, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान, आई होप आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस आपके शहनाई जो यंत्र होता है उसको बजाते हैं, वाद्य यंत्र, ठीक है, तो शहनाई प्लेयर है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, भारत खंडे संगीत संस्थान, तो ये आपका बनाया गया था 1926 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, ये आपका बनाया था 1963 में। भारतेंदु नाटक एकेडमी बनाया गया था 1975 में। और राष्ट्रीय कथक संस्थान बना था 1989 में। तो अगर आप क्रोनोलॉजी में इसको लगाएंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो इटावा घराना है वो अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाकी अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कौन सा घराना गायन की 3 शैलियों के लिए जाना जाता है? तान स्टाइल, तान शैली के लिए जाना जाता है, तान स्टाइल के लिए, तो ये आपका अजराहा घराना था, ठीक है। तो इटावा घराना और अजराहा घराना आपका देखिए सी ऑप्शन में मिल गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है? तो होरी ध्रुपद शैली के लिए आपका सहारनपुर घराना जाना जाता है। और फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा घराना था जो स्टार्ट किया गया था नियामत खान के द्वारा? तो नियामत खान के द्वारा आपका कानपुर घराना स्टार्ट किया गया था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है अतरौली घराना, तो ध्यान रखिएगा इस घराने को यहाँ पर ख्याल और ध्रुपद जो सिंगिंग स्टाइल थी उसके लिए जाना जाता था, तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर शाहजहांपुर घराने की हम बात करें तो इसको सरोद प्लेयर्स के लिए जाना जाता था, यहाँ के पे जो सरोद प्लेयर्स थे उनके लिए इस घराने को जाना जाता था, तो ये दोनों इनवर्स रिलेटेड है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो फतेहपुर सीकरी घराना था यह घराना ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए ही जाना जाता था, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा नृत्य आदिवासियों द्वारा जानवरों के सींग से बने वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो ढरकहरी नृत्य है ना, या जो ढरकहरी डांस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइबल्स विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेड अप ऑफ एनिमल हॉर्न्स। और इसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि जो शीला डांस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? तो जो खैरवार जनजाति थी उसके द्वारा शीला डांस परफॉर्म किया जाता, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कर्मा नृत्य परफॉर्म्ड बाय गोंड, बैगा, कोरकू, खैरवार ट्राइब्स ऑफ द सोनभद्रा, तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है चौलर नृत्य, यह नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए चौलर नृत्य किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। कजरी जो है मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता था, तो ये भी करेक्ट है, सारे सही हैं, तो सही विकल्प का चयन करना था, तो डी वाला उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता है? तो अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले हम लोग देख लें या शीर्ष 4 जिले देख लें, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन वाले, तो ये क्वेश्चन हम आसानी से सही कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा, वो आपका है इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद नंबर 2 पे आपका आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद नंबर 3 पे आपका जौनपुर, और जौनपुर के बाद नंबर 4 पे आप कह सकते हैं है आपका सीतापुर, ठीक है। तो ये टॉप 4 है। इसके बाद अगर 5वां भी आप देखना चाहें तो 5वें पे आपका गोरखपुर, ध्यान रखिएगा गोरखपुर, तो ये टॉप 5 है मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो आप देखिए टॉप 4 की अगर लिस्ट हम देखें तो उसमें गोरखपुर कहीं नहीं आता, ये 5वें नंबर पे आता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कहां पर रूरल पॉपुलेशन सबसे कम है, तो नीचे से जो टॉप 5 हैं उनको आइए देख लेते हैं। नीचे से टॉप 5 में पहला आपका जहां पर सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है वो आपका है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका है महोबा, महोबा के बाद आपका है हमीरपुर, हमीरपुर के बाद है आपका चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद है बागपत। मतलब गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम, उससे ज्यादा आपका महोबा, उससे ज्यादा हमीरपुर, उससे ज्यादा चित्रकूट, और उससे ज्यादा है आपका बागपत। ये शीर्ष 5 है नीचे से। तो आप देखिए टॉप जो 4 की लिस्ट है उसमें कहीं भी बागपत नहीं आता है ना, बागपत आपका 5वें नंबर पे आता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। जो राई लोक नृत्य है इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राई लोक नृत्य जो है इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दीपावली लोक नृत्य जो है यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। और जो कानरा लोक नृत्य है ये धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा लोक नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है? तो कहार जाति के लोगों द्वारा जो मांगलिक अवसर पर नृत्य किया जाता है वह आपका धीवर डांस है, ध्यान रखिएगा, धीवर नृत्य। ठीक है, अगला पार्ट क्वेश्चन का कि चौरसिया किस जिले का लोक नृत्य है? तो जो चौरसिया है वो जौनपुर जिले का लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? अगर ये भी पूछा जाए तो कहर कम्युनिटी के द्वारा, कहर कम्युनिटी के द्वारा जौनपुर का जो लोक नृत्य है वो आपका चौरसिया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64, सौरा या सोहरा लोक नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में प्रसिद्ध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सौरा और सोहरा ये आपके हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में बहुत फेमस डांस फॉर्म है। ये सोनभद्र में प्रसिद्ध नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि धुरिया लोक नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये कुम्हार समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सोनभद्र और कुम्हार, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य जो है ये अहिर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। गलत का आपको चयन करना है, ध्यान रखिएगा। बरेडी जो लोक नृत्य है ये आपका अहिर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। देवी लोक नृत्य ध्यान रखिएगा, ये धोबी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, धोबी, ना कि अहिर। ठीक है, धोबी जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो नृत्य किया जाता है ये आप कह सकते हैं कि ओकेजनली होता है, और खास तरीके से जब शादी होती है, शादी विवाह के अवसर पर या मैरिज के अवसर पर ये देवी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 66, जो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व्रज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो आप कह सकते हैं चारकुला, झूला और रास, ये आपके व्रज क्षेत्र में बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। अगर धुरिया की बात किया तो ये व्रज क्षेत्र का नृत्य नहीं है। फोक डांस इज नॉट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो ख्याल, कनरा और बरेडी ये तीनों आपके बुंदेलखंड रीजन में होते हैं, लेकिन जो मयूर है ये आपका बुंदेलखंड रीजन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो धुरिया है ये आपका बुंदेलखंड रीजन का है, और जो मयूर है ये आपका ब्रज रीजन का है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट ऑफ मिर्जापुर एंड सोनभद्र? इनमें से कौन सा लोक नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है, वहां पॉपुलर नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कर्मा, ठडिया और कजरी ये तीनों ही मिर्जापुर और सोनभद्र के पॉपुलर आप कह सकते हैं फोक डांसेस हैं। दादरा जो है इट इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ पूर्वांचल रीजन, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वांचल रीजन का पॉपुलर फोक डांस है, मिर्जापुर या सोनभद्र का नहीं है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पूर्वांचल रीजन का फेमस फोक डांस नहीं है? तो जो आप कह सकते हैं चौलर है, चौलर ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र एरिया में प्रचलित है, तो ये इनवर्स लिखा हुआ है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, सही विकल्प का चयन करना है आपको करेक्ट ऑप्शन का। मिर्जापुर सोनभद्र में लिखा है ढर कहरी लोक नृत्य, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही वाला ऑप्शन हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो धीवर लोक नृत्य है ये आपका पूर्वांचल रीजन का है। अवध रीजन में आप कह सकते हैं डेढ़िया लोक नृत्य बहुत फेमस है, और जो बुंदेलखंड रीजन का यहाँ पर लिखा है वो है दीवारी पाई डंडा। ठीक है, दीवारी पाई डंडा जो फोक डांस है ये आपका बुंदेलखंड रीजन से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। बंजारा लोक संगीत जो है ध्यान रखिएगा ये आपका तेली जो कम्युनिटी है उसके द्वारा गाया जाने वाला एक संगीत है, सॉन्ग है, गीत है। ठीक है, तो जो बंजारा फोक डांस हो जाएगा इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी जो फाग लोक संगीत है इट इज ओरिजिनली संग इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, तो पहले दोनों हैं ये इनवर्स रिलेटेड है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, नौका झक्कड़ लोक संगीत जो है ये नाई समुदाय के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा लोक संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि हरदुल पात जो लोक संगीत है, या ईसूरी फाग लोक संगीत, या पनवारा लोक संगीत, ये तीनों ही आपके बुंदेलखंड रीजन के फेमस लोक संगीत हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है नक्टा लोक संगीत, ध्यान रखिएगा, नक्टा फोक म्यूजिक जो है ये अवध रीजन या पूर्वांचल से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर यहीं पर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो जो आपका रागिनी और ढोला होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
रागनी एंड ढोला, ये आपका वेस्टर्न यूपी से रिलेटेड है। अगर बुंदेलखंड रीजन की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया हरदोई, सूरी और पनवारा। और अगर नकटा है अगर पूछा जाए तो ये आपका पूर्वांचल का है, ठीक है, अवध रीजन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 71, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई थी, ठीक है। अक्टूबर 1947 में हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखिए 47 दो जगह दिया हुआ है। अगला पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। द यूजेस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी वाज मेड कंपल्सरी इन ऑल द ऑफिसेज ऑफ द उत्तर प्रदेश फ्रॉम 26 जनवरी 1968। तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1968 के बाद से या 26 जनवरी 1968 के दिन से जो हिंदी है उसको कंपलसरी कर दिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेज में, एक कंपलसरी या ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, ठीक है। तो 1968 में ये हुआ था और हिंदी को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश का 1947 में। क्वेश्चन नंबर 71 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। भारत की संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, ध्यान रखिएगा 1949 में, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो जो आपका उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम हुआ था 1989 का, उसके द्वारा उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भारतीय राजभाषा केंद्र हैं? तो टोटल 5 भारतीय राजभाषा केंद्र हैं, ठीक है। और इन केंद्रों में कुल कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं? तो टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो 5 इंडियन लैंग्वेजेस सेंटर हैं ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ कि इंडियन जो लैंग्वेज सेंटर्स हैं, एक तो आपका लखनऊ में है, ठीक है, एक आपका वाराणसी में है, फिर आपका प्रयागराज, उसके बाद आपका आगरा, आगरा के बाद मुरादाबाद। तो ये टोटल 5 सेंटर्स हैं इंडियन लैंग्वेज सेंटर्स, ठीक है। टोटल 13 भाषाएं आप कह सकते हैं यहाँ पर सिखाया जाता है इन सेंटर्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके डायलेक्ट्स लिखे हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ है किस रीजन से डायलेक्ट बिलोंग करता है। तो अगर मारवाड़ी बोली की बात की जाए, मारवाड़ी डायलेक्ट की, तो इट बिलोंग्स टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान। तो मतलब वेस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करता है जो मारवाड़ी बोली है, तो पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा इसका, ठीक है। और ढूढ़ाली बोली जो है, ध्यान रखिएगा, इसको जयपुरी बोली भी कहा जाता है। ढूढ़ाली बोली को जयपुरी बोली भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जयपुरी। जो पिंक सिटी है आपकी जयपुर, उसी के नाम पर जयपुरी बोली, ठीक है। तो जो आपकी ढूढ़ाली बोली है, मैंने बोला मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की है, ढूढ़ाली जयपुरी ये आपकी ईस्टर्न राजस्थान की है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही का ही चयन करना था, हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी में गलत क्या है, तो जो मेवाती डायलेक्ट है, मेवाती बोली, ये आपकी उत्तरी राजस्थान की है। और जो मालवी डायलेक्ट है ये आपका सदर्न राजस्थान का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जो अवधी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही ईस्टर्न हिंदी सब लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती हैं। तो कोई भी नहीं है इनमें से, तो डी वाला हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी ही ईस्टर्न हिंदी सब लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। और आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी नहीं बिलोंग करती हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ बिहारी सब लैंग्वेज। तो बिहारी सब लैंग्वेज का डायलेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो भोजपुरी भी है, मगधी भी है, मगही भी है और मैथिली भी है, तीनों ही है। तो डी वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। बुंदेली बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो जो बुंदेली डायलेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इटावा में नहीं बोली जाती है, बाकी जालौन, ओरछा और महोबा में बोली जाती है। इसी तरह अगर कन्नौजी डायलेक्ट की बात करें तो ये आपकी उराई में नहीं बोली जाती है,
बाकी आपकी फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत में यही बोली बोली जाती है। अगर बुंदेली डायलेक्ट की बात करेंगे तो इसमें आपकी झांसी, बुंदेली डायलेक्ट एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर अगर बोली जाए तो आपका झांसी, जालौन, ध्यान रखिएगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर बुंदेली डायलेक्ट। बुंदेली जो बोली है ये आपकी एक तो झांसी, फिर आपकी जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई और महोबा, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश के बोली जाती है। वहीं पर अगर हम कन्नौजी की बात करें तो जो कन्नौजी डायलेक्ट है ये आपका इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ठीक है, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत और कानपुर, इतने जगह पर आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, बघेली बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो जो बघेली डायलेक्ट है ये आपका सोनभद्र, प्रयागराज, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर, इतने जगहों पर बोली जाती है। देखिए हाथरस में नहीं बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो ये आपका हमीरपुर में नहीं बोला जाता है, बाकी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, हाथरस, एटा, इन सब जगहों पर आपका ब्रज भाषा बोली जाती है। आगरा, मथुरा को भी आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, सॉरी इटावा नहीं, ईटा, हाथरस, बदायूं और बरेली, इतने जगहों पर आपका आप कह सकते हैं ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, सही विकल्प करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ मेले लिखे हुए, महोत्सव लिखे हुए और दूसरी तरफ रीजन लिखा हुआ है कि कौन सा रीजन एसोसिएटेड है। तो जो किछौछा शरीफ मेला है ये आपका अंबेडकर नगर का है, ध्यान रखिएगा, आगरा का नहीं है। आगरा का इसमें जो सुलह कुल महोत्सव है काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। सुलह कुल महोत्सव ये आगरा से बिलोंग करता है। किछौछा शरीफ मेला जो है ये आपका अंबेडकर नगर का है। वहीं पर अगर कल की महोत्सव की बात करें तो ये संभल से ही एसोसिएट करता है। सही का चयन करना था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी संकट मोचन संगीत उत्सव ये आपका बिलोंग करता है वाराणसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, गलत विकल्प का आपको चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। तो कंपिल मेला जो है ये आपका फर्रुखाबाद का है, बिल्कुल सही है। होलिकोत्सव मेला जो है मथुरा का है। कबीर मेला बस्ती का है। अगर कजली मेला, ध्यान रखिएगा, बलरामपुर का नहीं है, ये आपका महोबा का है। जो कजली मेला है ये महोबा का है। ठीक है, तो डी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो तरकुलहा मेला जो है ये आपका महाराजगंज का नहीं है, बल्कि ध्यान रखिएगा ये गोरखपुर का है। ठीक है, तरकुलहा मेला काफी फेमस मेला है, ये आपका गोरखपुर का मेला है। बाकी सारे सही लिखे हुए हैं, परिक्रमा मेला अयोध्या, आयुर्वेद महोत्सव झांसी और कजरी महोत्सव मिर्जापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81, गलत विकल्प इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, ये आपका 1972 में स्टेब्लिश किया गया था। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो 1974 में स्टेब्लिश किया गया। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद या ब्रज तीर्थ डेवलपमेंट जो काउंसिल है ये आपकी 2015 में बनाई गई थी, ना कि 2016 में। तो यही वाली गलत है, यही ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, गलत विकल्प इनकरेक्ट का ही फिर से चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द यूनेस्को ऑफ मतलब यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो होती है। ठीक है, तो जो रामलीला है इसको 2008 में शामिल किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। कुंभ मेला को 2017 में, योगा ध्यान रखिएगा ये आपका 2016 में ही शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एज फार एज आर्कोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश आर कंसर्न्ड, तो पहला है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपका कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं कि ये आपका मेरठ से एसोसिएटेड हो जाएगा। शिवगौड़ा जो है ये आपका गोरखपुर से एसोसिएटेड हो जाएगा। सराय नाहर राय, ध्यान रखिएगा ये प्रतापगढ़ से एसोसिएटेड है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो कपिल वस्तु है इट इज एसोसिएटेड विद द सिद्धार्थ नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ पिलग्रिमेज लिखी हुई है, दूसरी तरफ रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। तो गढ़ मुक्तेश्वर का जो मेला है ये आपका हापुड़ में लगता है। ठीक है, तो गढ़ मेला के नाम से काफी फेमस है हापुड़ में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब में से कोई भी इस जाम में ना फंसे जो गढ़ मेला वाली जाम लगती है ना, बहुत लंबी जाम लग जाती है, 5-5, 10-10 किलोमीटर की। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसी में देखिए ऑप्शन है नैमिषारण्य, ध्यान रखिएगा ये आपका है सीतापुर में। और उसके बाद श्रृंगवेरपुर जो है
ये आपका है प्रयागराज में, और भृगु टेम्पल जो है आपका बलिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो एक तरफ आपकी WLS लिखी हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और दूसरी तरफ आपका रीजन लिखा हुआ है कि कहाँ से वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका बहराइच में है। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी चंदौली में है। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखिएगा, इसको आप पटना बिहार में मत कर दीजिएगा, ये आपका एटा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एटा में। समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मैनपुरी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है आपका आगरा में है, जो कि बिल्कुल सही है। ओखला बर्ड सेंचुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ना कि संत कबीर नगर। ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो बी वाला ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में है, और सरसाई बर्ड सेंचुरी आपका इटावा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। बियर रेस्क्यू सेंटर आपका आगरा में मौजूद है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में है। सूरजपुर वेटलैंड, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जो सूरजपुर वेटलैंड है यही हमारा उत्तर जाएगा। बाकी आपका हाथीनाला जैव विविधता उद्यान आपका बिजनौर में, सॉरी ये आपका सोनभद्र में मौजूद है। ठीक है, सोनभद्र में भी अगर आप बात करें तो यहां पर आप कह सकते हैं रेणुकूट। ठीक है, सोनभद्र के रेणुकूट में। तो आपका हाथीनाला जैव विविधता उद्यान हो गया। बाकी सूरजपुर वेटलैंड जो है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको नोटिफाई किया गया था 1986 में, जो कि बिल्कुल सही है। आगरा फोर्ट आपका नोटिफाई हुआ था 1983 में, और ताजमहल नोटिफाई हुआ था आपका 1983 में। दोनों 1983 में हुए थे। बाकी जो फतेहपुर सीकरी है ये आपका नोटिफाई हुआ था 1986 में। तो ए वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हाल ही में भारत में स्थित रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 47th जो रामसर साइट बनाई गई है 2021 में, उसमें हैदरपुर आर्द्र भूमि को जोड़ा गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, तो टोटल 9 रामसर साइट्स मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ना, आपका पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संडी, उसके बाद सरसाई नाहर, अपर गंगा कनाल और सुर सरोवर, ये आपके टोटल 9 हो जाएंगे। और अभी हाल ही में एक शामिल किया गया है हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये आपका 47th रामसर साइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। गलत विकल्प का चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। तो जो सुरहाताल झील है ये आपका बलिया में मौजूद है, बिल्कुल सही है। और चिलुवाताल झील आपका इटावा में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर में है। चिलुवाताल जो है ये गोरखपुर में है। ठीक है, बाकी कीरत सागर आपका महोबा में है, और कोकिला कुंड लेक जो है ये आपका मथुरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प का। तो राजघाट बांध परियोजना जो है ये आपकी ललितपुर की है, ध्यान रखिएगा। माता टीला डैम प्रोजेक्ट जो है आपका ये है झांसी का। ठीक है, मूसा खंड डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपका चंदौली का है, ध्यान रखिएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी जो अहरौरा बांध परियोजना है ये आपकी वाराणसी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। लखीमपुर खीरी हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अगर बहुत आप कह लें सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। वहां पर आप कह सकते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया है अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, अगर मीडियम डेंस फॉरेस्ट एरिया और ओपन फॉरेस्ट की बात की जाए, मतलब मध्यम घने वन और खुले वन के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में कवर होता है, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। तो हिसाब से देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा जिला सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपका है सोनभद्र के बाद है आपका लखीमपुर खीरी, इसके बाद है मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ये है टॉप 5 की लिस्ट। अब इसमें आप देखिए टॉप 3 में कौन सा नहीं आ रहा है, तो पीलीभीत टॉप 3 में नहीं आ रहा है। टॉप 3 में सोनभद्र, लखीमपुर और
आपका मिर्जापुर शामिल है। तो ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगला पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जिला न्यूनतम वनावरण वाले 3, नीचे से जो टॉप 3 है वो कौन से हैं इसी में। अगर मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात किया तो सबसे कम आपका है भदोही, भदोही के बाद आपका है मैनपुरी, उसके बाद आपका आ जाएगा संत कबीर नगर और फिर आपका आ जाएगा देवरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर बात की जाए देवरिया जो है सबसे लास्ट में है, टॉप नीचे से टॉप 3 के लिस्ट में नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा जिला सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले शीर्ष 3 जिलों। अब देखिए अभी ऊपर एरिया वाइज पूछा गया था कि सर्वाधिक मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पर है, अब ये पूछा रहा है कि एरिया परसेंटेज वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाता है तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आपका हो जाएगा सोनभद्र में परसेंटेज वाइज, सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा चंदौली, थर्ड नंबर पे पीलीभीत, फोर्थ पे मिर्जापुर और फिफ्थ पे चित्रकूट। ठीक है, तो आप देखिए जो मिर्जापुर है ये आपका 4th नंबर पे ना कि टॉप 3 में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर वाला। बाकी अगला पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले पूछ रहा है, नीचे से जो प्रतिशत के हिसाब से लोएस्ट 3 है, तो उसमें आपका सबसे नीचे हो जाएगा भदोही, भदोही के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद देवरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो बदायूं है वो टॉप 3 की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, भदोही, मैनपुरी और देवरिया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षावरण के अंतर्गत कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। तो आप कह सकते हैं 7342, 7342 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि उत्तर प्रदेश राज्य में झाड़ियों के अंतर्गत कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार तो 587 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आप कह सकते हैं कि झाड़ियों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में बनाया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। तो आप कह सकते हैं टोटल 9 जिलों से होकर के गुजरेगा। कौन कौन से हैं वो जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले, तो एक लखनऊ हो जाएगा, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ के बाद आप कह सकते हैं आपका आ जाएगा मैनपुरी, नहीं हाँ आजमगढ़ के बाद आपका मैनपुरी आ जाएगा, मैनपुरी के बाद आपका गाजीपुर, सॉरी आजमगढ़ के बाद आपका मऊ आ जाएगा। ठीक है, मऊ, मऊ के बाद आपका आ जाएगा गाजीपुर। तो ये टोटल 9 जिले हैं जिनसे होकर के आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अभी इसमें अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हाल ही में बनाया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर के नहीं गुजरेगा। तो आप देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी बलिया शामिल नहीं है, तो आप देखिए इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, किस जिले में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आप कह सकते हैं फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है ये, जो कि अभी नवंबर 2021 इसमें इसका उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। तो करंट का भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी से भी कंसर्न है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना था। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 को जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट का चयन करना, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले 2 स्टेटमेंट लिखे हैं कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्यान रखिएगा कुशीनगर है, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इंडिया का। 29 है कुशीनगर, तो जेवर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कुशीनगर। और फिर लिखा है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विमानन निदेशालय द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्तर प्रदेश का 3रा हवाई अड्डा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये इसका भी आंसर होगा कुशीनगर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में जेवर नहीं होगा, कुशीनगर होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली 1 ओनली ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया गया था। तो वाराणसी में शुरू किया गया था। और आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मिशन की अगर बात करें तो कितना टोटल आउटले है इस मिशन का, तो लगभग 5000 करोड़। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का आखिरी सवाल है। नीति आयोग ने हाल ही में जुलाई अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर देश के अति पिछड़े 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग की सूची से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सेकेंड प्लेस था वो फतेहपुर का था, ना कि 5वां प्लेस, तो ये आपका आ जाएगा दूसरे स्थान पर। सिद्धार्थनगर आपका था तीसरे स्थान पर,
उसके बाद जो सोनभद्र था ये बिल्कुल करेक्ट है, चौथे स्थान पर था, और चित्रकूट आपका 5वें स्थान पर था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सोनभद्र का स्थान था वो चौथा स्थान था। Okay friends, so thank you so much for participating in this session.